मैं डॉक्टर ए.के. सिंह हूँ, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस का। सरकार ने हम लोग को ये दायित्व दिया है कि इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग अभी तक एनसीसी कैडेट्स को दी है। हमने ट्रेनिंग एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग वेटनरी ऑफिसर्स को दी है, जिनको आवश्यकता पड़ने पे हम लोग इलाज में भी इस्तेमाल कर सकें। अब सरकार ने हम लोग से कहा है कि हायर एजुकेशन के आप जैसे प्रिंसिपल लोग हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दें, जिससे कि आप लोग सुपरवाइज कर सकें। अगर आप पे कोई दायित्व दिया जाए तो आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर के या अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को लेकर के सुपरवाइज कर सकें कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। इस ट्रेनिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती जा रही है क्योंकि अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी भी पीक नहीं आया है। अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, सरकार अभी अपनी मेडिकल की स्वास्थ्य की सेवाएं भी बढ़ाती जा रही है और उम्मीद कर रही है कि शायद अभी महामारी और थोड़ा सा भीषण रूप या थोड़ा और बढ़ेगी ख़त्म होने के पहले। इस मॉड्यूल को हम लोगों ने 4 हिस्से में बनाया है और ये हमारे सहयोगी हैं KGMU के ही, जिन्होंने ये मॉड्यूल्स बहुत मेहनत करके बनाए हैं। इन मॉड्यूल्स में आपको कोरोना से संबंधित कई तरह की जानकारी मिलेगी। बेसिकली एलिमेंट्री जानकारी होगी, बहुत सी जानकारी ऐसी होगी जो कि आप को आती भी होगी, उसका आप फिर से एक रिपीटिशन हो जाएगा। कुछ ऐसी जानकारी होगी जो कि नई होगी। हमने भी जब ये मॉड्यूल बनाया तो हमें भी बहुत सी चीज़ें इसमें से नई नई पता चली हैं। मॉड्यूल शुरू करने के पहले एक चीज़ हम बता दें, इसको कोरोना वायरस क्यों कहते हैं। इस वायरस के आपने चित्र बहुत जगह देखे होंगे और इस चित्र में जैसे मुकुट के ऊपर क्राउन्स होते हैं, तो उस तरह से इसमें क्राउन्स जैसे इसमें प्रोजेक्शंस हैं और इसी क्राउन की वजह से जो टर्म आया है कोरोनेशन आया है कि राज्य का राज्याभिषेक या कोरोनेशन होता है। तो उस तरह की संरचना की वजह से इसको कोरोना वायरस कहते हैं। ये वायरस इस संसार के लिए नया नहीं है। हाँ, इसका ये वाला जो स्वरूप आया है वो स्वरूप नया है और वो स्वरूप के खिलाफ हम लोग के पास कोई प्रतिरोधक चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल नया स्वरूप है। हम लोग के पास इसके पुरानी कोई रिसर्च नहीं है। जब हम लोग बता रहे हैं तो हमारा मतलब है कि इस देश में या कहीं पे भी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए अभी भी कई ट्रायल्स हो रहे हैं। अधिकतर वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ दवाइयाँ नहीं हैं, कुछ के खिलाफ बननी शुरू हो गई हैं या बन रही हैं और ये चूँकि एक नया वायरस है, नोवेल वायरस है और सन 19 में आया है इस संसार में, तो इसलिए इसको कोविड-19 भी कहते हैं। तो इस वायरस के खिलाफ सिर्फ जो अभी तक कारगर चीज़ें हैं उसके बारे में इन मॉड्यूल्स में आपको बताया जाएगा। प्रिपेयर्डनेस फॉर कोविड-19 ये पहला ट्रेनिंग मॉड्यूल है। मैं डॉक्टर शीतल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, KGMU लखनऊ, आज आपको कोविड-19 के बारे में बताऊंगी। संक्रमण क्या है? संक्रमण इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के मनुष्य के शरीर में आक्रमण के कारण होता है। जो परजीवी सामान्य रूप से शरीर के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। संचारी रोग, वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। गैर संचारी रोग, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकती है। महामारी रोग यानी पैंडेमिक, महामारी जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जो कि एक वैश्विक स्तर पर प्रभावित करती है। आइसोलेशन, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज अन्य व्यक्ति या वस्तुओं से अलग करी जाती है, उसे आइसोलेशन कहते हैं। क्वारंटाइन, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया एक सख्त आइसोलेशन को क्वारंटाइन कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहिए, इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, जो कि लगभग 6 फीट या 1 से 2 मीटर तक की होनी चाहिए। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है जो जानवरों और मनुष्यों में संक्रमण का कारण बनते हैं।
कोरोना वायरस कई प्रकार के होते हैं। ये सामान्य बुखार से लेकर सांस की गंभीर बीमारियां करा सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 क्या है? वर्तमान महामारी जिस कोरोना वायरस से हो रही है उसका नाम कोविड-19 है। यह एक नए प्रकार का कोरोना वायरस है। कोविड-19 को नोवेल कोरोना वायरस अथवा सार्स-कोवी-2 भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोविड-19 महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय की चिंता का विषय है, घोषित किया गया है। ये वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में मिला था। कैडेट्स, मैं आपका इस तस्वीर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विश्व में विभिन्न देशों में कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए मामलों की ये जानकारी दे रहा है। अगर आप देखें तो 150 से भी ज़्यादा देशों में ये संक्रमण फैल चुका है और भारत भी उसमें से एक है। ये जानकारी WHO के सोर्स द्वारा मिली है। अगर हम नज़र डालें भारत के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों को, ये सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। इसमें देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान में ज़्यादा मामले आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में नज़र डालें तो यहाँ पर भी 500 के लगभग मामले आ चुके हैं। कोविड-19 का संक्रमण कैसे फैलता है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बातचीत करने से हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के करीब संपर्क, जो कि लगभग 6 फीट के भीतर में आते हैं, उनको ये बीमारी होने का खतरा अधिक है। कुछ लोग बिना लक्षणों के भी ये वायरस को फैलाने में सक्षम हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वायरस से संक्रमित सतह या वस्तु को छूकर भी कोविड-19 प्राप्त कर सकता है। ये तस्वीर मानव से मानव का संक्रमण दर्शा रही है। पहला व्यक्ति जो कि संक्रमित है वो 2 व्यक्तियों में, वो 2 व्यक्ति, आगे के 4 व्यक्ति, 4 से 8, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक व्यक्ति खाली 2 व्यक्तियों को नहीं, उससे भी अधिक व्यक्तियों को कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। कोविड-19 की ऊष्मायन अवधि क्या है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिनों तक का होता है, यानी वायरस के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने और लक्षण आने के बीच का समय, जो कि ज़्यादातर 5 से 6 दिन देखा गया है, परंतु 14 दिनों तक भी हो सकता है। कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं? लक्षण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद 2 से 14 दिनों के भीतर प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि क्या लक्षण होते हैं? पहला, बुखार, दूसरा सूखी खांसी, तीसरा सांस लेने में दिक्कत। ज़्यादा तौर पे ये लक्षण देखे गए हैं। गंभीर इन्फेक्शन के संकेत। गंभीर इन्फेक्शन के संकेतों में शामिल है मरीज में सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, बेहोशी, होठों का नीला या चेहरे का नीला पड़ जाना। अगर किसी को लक्षण होते हैं तो क्या करें? खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण महसूस करें तो खुली जगह में ना जाएं और तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। पहला 1800-180-5145 या फिर 0522-261-6482। आप ईमेल भी कर सकते हैं idspUP@gmail.com। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये हर समय उपलब्ध हैं। 1075 टोल फ्री नंबर है या फिर 011-239-78
046 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी करें ncov2019@gov.in या फिर ncov2019@gmail.com। कोविड-19 की जांच। प्रयोगशाला में कोविड-19 वायरस की जांच श्वसन से लिए गए नमूनों से होती है। इसके लिए नाक और गले में एक स्वैब डालकर सैंपल लिया जाता है। यदि कोई कोविड-19 के लक्षण विकसित करता है तो परीक्षण करवाना चाहता है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करे। कैडेट्स अपने उच्च अधिकारियों से भी अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 का इलाज। कोविड-19 को रोकने के लिए वर्तमान में कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। कुछ एलोपैथिक और पारंपरिक दवाएं बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए मददगार हैं। बीमारी को रोकने या ठीक करने के लिए अभी कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। याद रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। अन्य तथ्य। आइए कुछ आपको ऐसे तथ्य बताएं जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। 80% संक्रमित लोग विशेष उपचार के बिना ही ठीक हो जाते हैं। केवल 6 में से 1 व्यक्ति ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। भले ही आप बीमार महसूस ना कर रहे हो, फिर भी आप कोविड-19 को दूसरों को फैला सकते हैं। पालतू जानवर संक्रमण नहीं फैलाते हैं। समुदाय में काम करते समय कैडेट्स को क्या सावधानियां बरतनी है? अन्य सदस्यों से लगभग 6 फीट की शारीरिक दूरी हमेशा बनाए रखें। अपने हाथ को साबुन और पानी, अगर साबुन और पानी ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें और अपने हाथों को धोएं। मास्क हमेशा पहने रहें। बार बार चेहरा छूने से बचें। आवश्यकता पड़ने पर दस्ताने पहनें, जैसे कि कभी खाद्य सामग्री की पैकेजिंग करते वक्त इत्यादि। घर वापस आने पर आपको कैडेट्स को क्या करना है? जब घर वापस आएं तो किसी को घर पर साबुन और गर्म पानी के साथ तैयार होने के लिए कहें। यदि अपने दरवाजे का हैंडल छुआ हो तो इसे साबुन और पानी या सैनिटाइजर के साथ साफ करें। दरवाजे पर ही जूते निकाल दें। स्प्रे या सैनिटाइजर से जूतों को साफ करें। घर में साबुन और पानी से तुरंत नहाएं। बालों को भी अच्छी तरह से शैम्पू करें और फिर साफ तौलिए से पोंछें और इस तौलिए को धूप में अच्छी तरह सुखाएं। 30 मिनट के लिए कपड़ों को डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में भिगोएं और फिर उसे धोकर धूप में सुखाएं। कोरोना वायरस से बचाव। जनता को घर पर क्या सावधानियां बरतनी है? कैडेट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपको जनता तक पहुंचानी है। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। वायरस के संपर्क में आने से बचें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आम जनमानस में पहुंचानी है। सरकार जब भी लॉकडाउन लगाए तो उसका पालन सख्ती से करा जाए। सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाहों का अनुपालन करें। घर के अंदर रहें और बाहर जाने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं। प्रतिरक्षा बढ़ाएं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे कि नियमित रूप से गर्म पानी और काढ़ा पिएं। अभिवादन के लिए हाथ ना मिलाएं और ना ही गले लगें। घर पर अनावश्यक लोगों की भीड़ जमा ना करें। मेहमान नवाजी ना करें और किसी दूसरे व्यक्ति को भी घर पर ना बुलाएं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। हाथों को साबुन और पानी से कम 40 से 60 सेकंड तक के लिए धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके लिए 20 से 30 सेकंड की ही आवश्यकता है।
आइए जाने हाथ कब कब धोना है। भोजन करने या तैयार करने से पहले, सार्वजनिक स्थानों से घर वापस आने पर, नाक बहने, खांसने या छींकने के बाद, शौचालय का उपयोग करने के बाद, जानवरों या पालतू जानवरों के संपर्क के बाद, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नियमित देखभाल प्रदान करने के पहले और बाद में जिसे सहायता की आवश्यकता हो, जैसे कि एक छोटा बच्चा। आइए जानें सुमन के क्या है। ये एक हाथ धोने की विधि है। पहले आपको बताना चाहूंगी सुमन के क्या है। एस यानी सीधा, यू यानी उल्टा, एम यानी मुट्ठी, ए यानी अंगूठा, एन यानी नाखून, के यानी कलाई। तो अगर आप सुमन के याद रखें तो आपको हाथ धोने की विधि के बारे में या हमेशा के लिए याद रहेगा और आप दूसरों को भी इसका प्रशिक्षण दे सकेंगे। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहला सीधे करके हाथ को धोना है। उसके बाद उल्टी तरफ से दोनों हाथों को अच्छी तरह से रगड़ के साफ करना है। मुट्ठी, दोनों तरफ से मुट्ठी को भी साफ करना है। उसके बाद अंगूठों, दोनों हाथों के अंगूठों को भी इस तरीके से जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है आपको साफ करना है। नाखून, तस्वीर में जिस तरह से नाखून को साफ करते दिखा रहे हैं, ये भी आपको दोनों हाथों के लिए प्रयोग करना है। आखिरी में कलाई साफ करनी है दोनों हाथों की। इस प्रक्रिया के लिए आप साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, साबुन पानी जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको 60 सेकंड तक के लिए करना है, और अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो आपको खाली 20 सेकंड तक साफ करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल गर्मी बहुत हो रही है, तो आपके हाथ सूख जाएंगे। अगर आपके पास साफ तौलिया हो तो आप तौलिए से भी हाथ पोंछ सकते हैं, और अगर टिश्यू हो तो उससे भी हाथ को पोंछ सकते हैं। निकट संपर्क से बचें। ध्यान रखें, ये बहुत ही आवश्यक कदम है। अपने और अन्य लोगों के बीच लगभग 6 फीट की दूरी रखें। ये आपको हर किसी को अवगत कराना है। बुजुर्गों, व्यक्ति जिसे कोई लंबी बीमारी, मधुमेह, फेफड़े या हृदय रोग, कैंसर इत्यादि हो, उनसे उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें। बच्चों को चुंबन ना करें। ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग का दिखाने का तरीका है। अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं तो एक व्यक्ति जो खांस रहा है वो वायरस फैला रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 6 फीट की दूरी पर है वो वायरस के संक्रमण से दूर है। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है 6 फीट या 1 से 2 मीटर की बीच एक डिस्टेंस एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बीच में रखने की बहुत आवश्यकता है। कोविड-19 बीमारी का ये सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। खांसी आने पर क्या करना है? छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किया गया टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें। आंखों, नाक और मुंह को हाथों से छूने से बचें और तुरंत हाथ धोएं। अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आप देखिए कि जो भी इंसान या व्यक्ति जिसको बार बार खांसी आ रही है वो अपना मुंह हाथ से ना छुए। अगर खांसी या जुकाम है तो रुमाल या टिश्यू का उपयोग करें, जैसा कि दूसरे व्यक्ति कर रहा है। ये सही तरीका है। अचानक छींक आ जाए तो वहां का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको तुरंत साफ पानी से, जो कि आप साबुन और पानी के इस्तेमाल करके अपना हाथ धोएं, या फिर हैंड सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करें अगर पानी उपलब्ध ना हो तो, और फिर मास्क लगा लें। ये एक सही तरीका है। घर को साफ और कीटाणु रहित करना ये भी बहुत ही आवश्यक है। घर को साफ रखिए। दरवाजे का हैंडल, मोबाइल, शौचालय, नल, सिंक, टेबल,
लाइट के स्विच इत्यादि को साफ रखें। सफाई के बाद हाथों को साफ करें। हम घर में किस कीटाणुनाशक का उपयोग कर सकते हैं? घरेलू ब्लीच को घोलकर, जिसके लिए 5 बड़े चम्मच ब्लीच को 4 लीटर पानी में मिलाएं और इससे हम सफाई कर सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के लिए अगर हमें किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करनी पड़ रही हो तो कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। बीमार व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बीमार व्यक्ति को हो सके तो अलग कमरे में रखें। अगर घर में एक अलग बाथरूम हो तो वो बीमार व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में आने के लिए दे दें। देखभाल करने वाले व्यक्तियों को भी अपने मुंह पर कपड़ा ढकना बहुत आवश्यक है। हाथ धोना, खांसने का तरीका और स्वच्छता, इसका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। बीमार व्यक्ति के कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं और धूप में सुखाएं। किसी भी मेहमान को घर पर ना बुलाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ धोएं। मास्क पहनने के समय आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। मास्क हटाने के तुरंत बाद हाथ धो लें। उपयोग के अनुसार उन्हें नियमित रूप से धोएं। ये याद रखिए, जो लोग समाज में रह रहे हैं उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर और स्टाफ इत्यादि जिस तरीके के मास्क पहन रहे हैं उसको पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो एक क्लॉथ का, कपड़े का मास्क बनाकर ही पहन सकते हैं। उनके लिए ये पर्याप्त होगा। मास्क, क्लॉथ फेस कवरिंग किसे इस्तेमाल नहीं करनी है? 2 साल से कम उम्र के बच्चों को या कोई व्यक्ति जो बिना सहायता के मास्क को हटाने में असमर्थ हो। जनता को बाहर जाने पर क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं? घर का कोई भी व्यक्ति जिसको बाहर जाना पड़े तो उसे ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर घर में एक ही सदस्य को चुने जो बाहर जाने के समय जाए। जब वे सार्वजनिक रूप से बाहर जाएं, उदाहरण के लिए किराने की दुकान पर या अन्य आवश्यकताओं को लेने के लिए, तो मास्क या कपड़े का फेस कवर पहनें। बाजार, मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि जगहों पर लगभग 6 फीट की दूरी रखें। धैर्य रखें और आवश्यक सामान, चिकित्सा संबंधित सामानों की खरीदारी संयम के साथ करें। सामग्री खरीदने के लिए बार बार बाजार ना जाएं। जमाखोरी कतई ना करें। अब सब कैडेट्स आपको याद रखना है और ये जो बताने जा रही हूँ ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और यही आपको समाज के हर व्यक्ति तक ये जानकारी को पहुंचाना है। घबराएं नहीं, भीड़ ना लगाएं, जमाखोरी ना करें। रोजमर्रा की सभी वस्तुएं हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन नियमों का पालन करें। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। सेंटर का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। जरूरतमंदों की मदद करें। हमारे कोरोना योद्धाओं जैसे कि डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों का सम्मान करें। याद रखिए, हम सब भारतवासी एकजुट होकर ही इस नोवेल कोरोना वायरस को हराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज मैं आपको मॉड्यूल 2 पढ़ाऊंगा। मॉड्यूल 2 में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें हम सीखेंगे कैसे संदेह करें कि एक व्यक्ति को कोविड-19 रोग हो सकता है। फिर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे पहनें, कैसे उतारें, घर पर मास्क कैसे बनाएं और संक्रमित पर्यावरण को कैसे साफ करें।
कैसे संदेह करें कि एक व्यक्ति को कोविड-19 रोग हो सकता है? यदि किसी व्यक्ति को सांस की गंभीर बीमारी के साथ बुखार या खांसी या सांस की तकलीफ और लक्षण शुरू होने के पिछले 14 दिनों में मरीज यदि किसी ऐसे स्थान पर गया है जहां पर कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है, तो हम लोग उस व्यक्ति पर संदेह कर सकते हैं कि उसे कोविड-19 का रोग हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को सांस की गंभीर बीमारी के साथ और लक्षणों की शुरुआत से पिछले 14 दिनों में यदि वो किसी सस्पेक्टेड या किसी कंफर्म्ड कोविड-19 मरीज के साथ रहा हो, तो भी इस व्यक्ति को कोविड-19 रोग हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को सांस की गंभीर बीमारी के साथ बुखार और खांसी या सांस में तकलीफ हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि उसको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कोविड-19 रोग हो सकता है। कैडेट, जैसा कि आपको पहले पिछले मॉड्यूल में भी बताया गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होती है और आपको ये फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है सस्पेक्टेड रोगियों से और आपस में भी मेंटेन करके रखनी है। ये कम से कम आपको 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है। फिर बात आती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जनरली अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस यूज करते हैं। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अस्पतालों में सारे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। इसमें फेस मास्क आता है। फेस मास्क जनरली 2 तरह के होते हैं, सर्जिकल फेस मास्क, N95 फेस मास्क, या फेस शील्ड होती है जो कि आपके पूरे चेहरे को ढक के रखती है, पूरे चेहरे को बचाती है। फिर गॉगल्स होते हैं। गॉगल्स जो है इस तरह के बने होते हैं कि आपको आपकी आंखों को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं, प्लस ये एयर टाइट होते हैं ताकि इसमें कोई भी संक्रमण ना जा पाए। इसके बाद आते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स। फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स भी होते हैं, प्लस नॉन फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स भी होते हैं। नॉन फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स के ऊपर जो है प्लास्टिक का एप्रन पहनने की आवश्यकता पड़ती है। फिर ग्लव्स आते हैं और फिर हेड कवर या हेयर कवर और शू कवर। तो ये सभी कंपोनेंट्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के होते हैं। आपको कौन सा पीपी इस्तेमाल करना है? यदि आप किसी मरीज के निकट संपर्क में नहीं जा रहे हैं तो पूर्ण पीपी पहनने की आवश्यकता नहीं है, केवल मास्क और ग्लव्स पहने। यदि आप किसी मरीज या शव के निकट संपर्क में जा रहे हैं तभी आपको पूर्ण पीपी पहनने की आवश्यकता होती है। अब बात आती है ग्लव्स और मास्क आपको कैसे पहनना है। तो ग्लव्स और मास्क पहनने के पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों को साफ करना है, चाहे आप वो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करके साफ करें या फिर साबुन और पानी से हाथों को अच्छे से धो लें। इसके बाद आपको सबसे पहले मास्क पहनना है, उसके बाद आपको ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के पहले आपको ध्यान देना है कि ग्लव्स में कोई दोष ना हो, यानी वो कटा या फटा ना हो, उसके बाद ही आप ग्लव्स को पहने। मास्क कैसे पहने? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मास्क में 4 पट्टियां हैं। आपको ऊपर वाली 2 पट्टियां पकड़नी है, नाक और मुंह के पास ले जाना है और फिर इन दोनों पट्टियों को सिर के पीछे ले जाके अच्छे से बांध देना है। फिर आपको नीचे वाली पट्टियां कान के आगे से ले जाकर सर के ऊपर बांध देनी है, या फिर आप इनको नीचे वाली पट्टियों को गर्दन के पीछे भी बांध सकते हैं। इस चित्र में देखिए आपको दिखाया गया कि मास्क जो है स्ट्रिंग वाले हैं। स्ट्रिंग वाले मास्क को पहनना काफी आसान होता है। इसमें स्ट्रिंग पकड़ के सीधे आप कान में फंसा दीजिए और आपका मास्क रेडी हो जाता है। दूसरे पिक्चर में आप देखिए मास्क जो है नाक के नीचे लगाया हुआ है। आपको इस तरीके से कभी भी नहीं लगाना है मास्क को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ग्लव्स कैसे पहने? ग्लव्स पहनने के लिए पहले आपको सही साइज का ग्लव्स चूज करना होगा। सही ग्लव्स जो है 3 साइजेस में आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर आप छोटा ग्लव्स पहन लेंगे तो वो फट सकता है, ज़्यादा बड़ा ग्लव पहनेंगे तो आपको काम करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको सही साइज का ग्लव पहनना है। काम खत्म होने के बाद आपको पहले मास्क उतारना है कि ग्लव्स। कई बार ये दुविधा रहती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले ग्लव्स उतारना है। इसके पीछे एक कारण है कि जब आप काम करते हैं तो आपके ग्लव्स इन्फेक्ट हो जाते हैं या कंटामिनेट हो जाते हैं, तो आपको पहले ग्लव्स उतारना है, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड ग्लव्स से जो है कोई भी वस्तु छुएंगे, कोई भी सरफेस छुएंगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको मास्क उतारना है
और उसके बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है या सैनिटाइजर से कीटाणु रहित करना है। ग्लव्स कैसे हटाएं? ग्लव्स को हटाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप ग्लव्स ठीक से नहीं हटाएंगे तो आपको ग्लव्स के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। ग्लव्स उतारने का जो तरीका है उसमें आप ग्लव को पिंच करके कलाई से दूर दस्ताने को बाहर की ओर मोड़ें और उसको उतारते हुए ग्लव वाले हाथ में मुट्ठी में आप ले लें। उसके बाद ग्लव के नीचे 2 उंगलियां डालकर उसको फोल्ड करते हुए बाहर की ओर उतारें और पिछले वाले ग्लव के ऊपर मोड़ते हुए इस ग्लव को पूरा उतार के निकाल लें और डस्टबिन में डाल दें। ग्लव्स निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि साबुन और पानी से हाथों को धोना है, और या फिर आप सैनिटाइजर से कीटाणु रहित कर सकते हैं। ऐसा आपको क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ग्लव्स में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि नहीं दिखते हैं, और उन पोर्स से बैक्टीरिया या वायरसेस एंटर करके आपके हाथों की सरफेस पे आ सकते हैं। मास्क कैसे हटाएं? मास्क हटाने का तरीका जो है काफी सिंपल है। आपको मास्क सामने से नहीं पकड़ना है। देखिए दूसरी पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि मास्क की बाहरी सतह को ना छुए, क्योंकि बाहरी सतह जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी होती है। उसको आप छुएंगे तो आपके हाथों में संक्रमण फिर से आ जाएगा और आप फिर उन्हीं संक्रमित हाथों से अपने शरीर को छुएंगे तो आप संक्रमित हो सकते हैं। तो मास्क को जब भी उतारना है आपको पीछे की डोरियां पहले खोलनी होंगी। सर के पीछे की डोरियां पहले नीचे वाली डोरी खोलें और फिर ऊपर वाली डोरियां खोलें। अगर स्ट्रिंग वाला मास्क है तो कान के पीछे से स्ट्रिंग्स खींचते हुए आप बाहर की ओर निकाल दें। मास्क को घर पर भी बनाया जा सकता है। घर पर जो मास्क बनाते हैं वो कपड़े का मास्क होता है, और की खास बात ये होती है कि इनको आप साबुन और पानी से धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो घर पर मास्क बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी, जैसे सुई, धागा, कैंची, 20 बाय 20 इंच का 100% कॉटन कपड़ा, 4 साफ जूते की डोरी या 4 कॉटन की पट्टियां, स्ट्रिप्स। मास्क हम लोग 9 स्टेप में तैयार कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप धुला हुआ कॉटन का कपड़ा लें। आप टी शर्ट या लिनन का कपड़ा भी ले सकते हैं। जो भी आपने कपड़ा लिया है उसको फोल्ड कर लें या दोहरा लें और उसे 9.5 बाय 6.5 इंच के आकार में काट लें। ये आपके मास्क का बेस है। स्टेप 2 में आपको मास्क की पट्टियां बनानी है जिनसे आप मास्क बांध सकेंगे। इससे आप कपड़ा लें और कपड़े की मदद से 18 इंच लंबी, 3 बाय 4 इंच चौड़ी 4 स्ट्रिप बनाएं। फिर सुई धागे से उनको सिलकर तैयार करें, जो मास्क को आपको चारों कोने में लगाना है। स्टेप 3 में मास्क के हर कोने पर एक एक स्ट्रिप सुई की मदद से लगाएं। स्टेप 4 में मास्क के जिस तरफ स्ट्रिप लगाई गई है उस पर मास्क की एक और लेयर लगाकर पिन लगाएं, ताकि स्ट्रिप 2 मास्क के टुकड़ों के बीच में रहकर और सेट हो जाए। स्टेप 5 में अब आप सभी पिन्स को हटाकर चारों कोनों पर लगाई गई स्ट्रिप को मजबूती से सिल दें। स्टेप 6 में मास्क के चारों ओर सिलाई करें। ध्यान रखें कि सिलाई करते समय किनारे से 1.5 इंच का गैप हो। स्टेप 7 में मास्क को सीधा रखें और किनारे की चारों स्ट्रिप को कोने पर सेट करें। स्टेप 8 में मास्क में चित्र के मुताबिक 3 प्लीट्स बनाएं और इन्हें पिन की मदद से लॉक करें। स्टेप 9 में मास्क के चारों ओर एक बार फिर सिलाई करें ताकि ये प्लीट्स हमेशा के लिए सेट हो जाए। इस तरीके से आपका मास्क तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास सुई और धागे की व्यवस्था नहीं है तो भी आप मास्क, एक और दूसरी विधि है, आसान विधि है जिससे आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बड़े रुमाल की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ा रुमाल लें, उसको बीच की तरफ फोल्ड करें, ऊपर से भी बीच की तरफ फोल्ड करें और फिर बीच से उसको आपस में फोल्ड करें। इसके बाद आपको 2 रबर बैंड की आवश्यकता पड़ेगी। रबर बैंड लेकर आप दोनों तरफ से, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आप दोनों तरफ से रबर बैंड रुमाल में डाल दें और फिर जहां पर रबर बैंड लगी है उस तरफ से रुमाल को अंदर की तरफ मोड़ें, दोनों तरफ से मोड़ें और आपका मास्क तैयार हो गया है। इस मास्क को आप नाक और मुंह के पास ले जाके ढकें और जो रबर बैंड है उनसे आप उसको कान में फंसा दें। फिर आते हैं संक्रमित पर्यावरण को कैसे साफ करें, एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन।
ये आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हो सकता है लोगों को शिक्षित करना पड़े। तो संक्रमित सतह, संक्रमित सरफेसेस जैसे डोर हैंडल्स हैं, इनको साफ करने के लिए आप साबुन और गर्म पानी से धो सकते हैं या फिर सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। पेशेंट का बेड है, बेड रेल्स है, इसको भी आप साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसके बाद 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन जो कि कीटाणुनाशक एजेंट है, जो कि डिसइंफेक्टेंट है, उसको सूती कपड़े में लेकर साफ करें। पेशेंट के बर्तनों को धोने के लिए साबुन और गर्म पानी से धोएं। पेशेंट के बाकी एनवायरनमेंट की सतह या टॉयलेट्स को साफ करने के लिए पहले साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसके बाद जब वो सूख जाए तो 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन को सूती कपड़े में लेकर उस सरफेस को डिसइंफेक्ट करें। ये सब करने के बाद अंत में आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। फिर बात आती है दीवार और फर्श को कैसे साफ करें, हाउ टू क्लीन फ्लोर एंड वॉल। तो इन दोनों को भी साबुन और गर्म पानी से धोना है और धोने के बाद, सूखने के बाद 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपको दीवारों की सफाई करनी है और फिर उसके बाद फर्श की। फर्श को साफ करने के लिए आपको वाइपर का प्रयोग करना है। फर्श कैसे साफ करें, इसके लिए आपको 3 बाल्टियां लेनी है। 3 बाल्टियों में पहली बाल्टी में साबुन का पानी लें, दूसरी बाल्टी में केवल पानी लें और तीसरी बाल्टी में 0.5% ब्लीचिंग सोल्यूशन एज ए डिसइंफेक्टेंट लें। पोछा लगाने के लिए पहले साबुन और पानी वाले घोल में वाइपर डालकर फिर उससे पोछा लगाएं। उसके बाद पानी से आप वाइपर को धो लें और उससे पोछा लगाएं, फिर वाइपर को धो लें और फिर जब सूख जाए फ्लोर तब जो है फिर आप वाइपर को 0.5% ब्लीचिंग सोल्यूशन में डालकर उस ब्लीचिंग सोल्यूशन से फ्लोर को कीटाणु रहित करें। अंत में आपको वाइपर साबुन और पानी से धोकर फिर उसको साफ करना है और वाइपर को धूप में सूखने के लिए डाल देना है। अब बात आती है 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन आखिर है क्या और इससे कैसे बनाया जाता है। तो 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन एक कीटाणुनाशक एजेंट है, इसको हम अंग्रेजी में डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। इसको बनाने का तरीका काफी आसान है। 1 लीटर पानी में 2 बड़े चम्मच ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन बनाएं और ये आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। मरीज के बिस्तर या चादर या उसके दूषित कपड़े कैसे हटाएं एवं साफ करें। तो रोगी के बिस्तर और कपड़ों को आपको ध्यान देना है, कभी उनको झाड़े नहीं। झाड़ने से क्या होता है, वायरस पार्टिकल हवा में आते हैं और फिर वो आपकी सांस की नली के द्वारा आपको ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेडशीट और मरीज के कपड़े ध्यान से उठाकर 30 मिनट के लिए 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन जो कि आपने बाल्टी में लिया हो उसमें डाल दें और फिर उनसे आधे घंटे बाद निकाल कर डिटर्जेंट और गर्म पानी में धो लें और फिर धूप में सुखाएं। अब बात आती है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर आप कैसे बनाएं। इसको आप अपने घर पर भी ऑफिस में बना सकते हैं। इसको बनाने का WHO ने एक आसान तरीका बताया है। आप चाहें तो 10 लीटर की मात्रा में बनाएं, चाहें तो कम मात्रा बनाएं, उसी हिसाब से आप बाकी एजेंट्स का अमाउंट कम कर लेंगे। आपको इसके लिए एब्सोल्यूट अल्कोहल की आवश्यकता पड़ेगी। एब्सोल्यूट अल्कोहल या तो इथाइल अल्कोहल 96% कहते हैं या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 99.8% को कहते हैं। तो अगर आप पहला फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं तो आपको इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल 8.3 लीटर लेना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% आपको 417 ml लेना है। ग्लिसरॉल 98% 145 ml लेना है, इसको मिला देना है। अगर आप फॉर्मुलेशन 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप 7515 ml लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% 417 ml लें और ग्लिसरॉल 98% 145 ml लें। इन सबको घोल दें और आपका हैंड सैनिटाइजर तैयार हो जाएगा। यदि आप अस्पताल क्षेत्र में हैं तो यहाँ आपको कई कलर कोडेड बिन्स मिलेंगे, जैसे लाल बिन, पीला बिन, नीला बिन, सफ़ेद बिन। अस्पतालों में ये बायोमेडिकल वेस्ट की एक फैसिलिटी होती है जिसमें हम अलग अलग तरह का वेस्ट अलग अलग कलर के बिन्स में डालते हैं, क्योंकि उनका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यदि आप अस्पताल क्षेत्र में हैं तो लाल बिन में आपको दस्ताने डिस्पोज ऑफ करने हैं और पीले बिन में आपको मास्क या गाउन फेंकना है। पर यदि आप कम्युनिटी में हैं तो आपको सामान्य कचरे के बिन में ही ग्लव्स और मास्क डाल देना है।
सड़क पर या खुले मैदान या नालियों में ग्लव्स और मास्क को कभी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि ये संक्रमित होते हैं और फिर ये कम्युनिटी लेवल में संक्रमण फैला सकते हैं। अंत में ग्लव्स उतारने के बाद आपको ध्यान देना है कि साबुन और पानी से उनको अच्छे से धोएं हाथों को, या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से कीटाणु रहित करें। धन्यवाद। मास्क पहनने से पहले हाथों को या तो साबुन और पानी से धोएं या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हैंड रब करें। मास्क की ऊपर वाली पट्टी को दोनों हाथों से पकड़ें। मास्क से नाक और मुंह को कवर करें। मास्क की पट्टी को सिर के पीछे ले जाकर अच्छे से बांधें। अब मास्क की नीचे वाली पट्टी को गर्दन के पीछे ले जाकर अच्छे से बांधें। यदि आपके मास्क में नोज क्लिप है तो नोज क्लिप को दबाकर नोज का आकार दें। होने के बाद आपके ग्लव्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं, इसलिए ग्लव्स को पहले उतारना है। ग्लव्स को उतारने के लिए पहले ग्लव को बाहर से पिंच करके पकड़ें। कलाई से दूर ग्लव को बाहर की ओर मोड़ते हुए निकालें और उतारकर उन्हें दूसरे हाथ में ले लें। ग्लव के नीचे बिना ग्लव वाले हाथ से 2 उंगलियां डालें और उसको मोड़ते हुए बाहर की ओर दूसरे ग्लव के ऊपर मोड़ते हुए उतारें और ग्लव बिन में डिस्कार्ड करें। अब आप मास्क को उतारें। मास्क को उतारने के लिए नीचे वाली पट्टी को पहले खोलें, इसके बाद ऊपर वाली पट्टी को खोलें। मास्क के बाहरी हिस्से को आपको नहीं टच करना और इसको बिन में डिस्कार्ड करें। मास्क बनाने का आसान तरीका। मास्क आप रुमाल से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक रुमाल और 2 रबर बैंड की आवश्यकता पड़ेगी। रुमाल को नीचे की तरफ से बीच की ओर मोड़ें, ऊपर की तरफ से बीच की ओर मोड़ें, फिर बीच की तरफ से मोड़ें। अब दोनों तरफ से रबर बैंड रुमाल में फंसाएं। रबर की तरफ से रुमाल को मोड़ें। आपका मास्क तैयार हो गया है। इसको उठाकर लेकर नाक और मुंह को ढकें और बैंड को कान के पीछे लगा दें। मैं डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर हूँ। मॉड्यूल 3, जिसमें कि हम सीखेंगे राहत सामग्रियों का वितरण कैसे करें, कतार और ट्रैफिक प्रबंधन कैसे करें, डाटा का प्रबंधन कैसे करें, हेल्पलाइन का प्रबंधन कैसे करें। राहत सामग्रियों का वितरण अपने अपने सेवा क्षेत्र जैसे कि मिल्क बूथ, सब्जी बाजार, मेडिकल स्टोर, राशन वितरण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य को चिन्हित करेंगे।
वितरण के लिए आप भीड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे। आप वितरण करने के लिए भीड़ से दूरी बनाएंगे। वितरण केंद्र के बाहर एक कतार बनाने के लिए माइक अगर है का उपयोग करेंगे। जब भी आप काम के लिए जा रहे हों और सामग्री का वितरण करें, दस्ताने और मास्क पहनें। जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भी मास्क लगवाएं, अगर मास्क नहीं है तो अंगोछा लगवाएं। उपभोग सामग्रियों के वितरण के समय आपस में और लोगों के बीच कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। राहत सामग्री के बंद पैकेट के ऊपर 0.5% ब्लीच के छिड़काव के साथ कीटाणु मुक्त करें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। मेज और कुर्सी को कीटाणु मुक्त करें, बक्से खोलें और वितरित करें। यदि कोई व्यक्ति सामान लेते समय गिराता है तो हम वही पैकेट लेने को कहेंगे। राहत सामग्री के घर घर वितरण के दौरान घर के परिसर के अंदर नहीं जाना चाहिए। बची हुई राहत सामग्री को सुरक्षित रखें, स्थानीय लोगों को ना दें। वितरित मटेरियल और बाकी बचे बक्सों को सूचीबद्ध करें। टेबल और काउंटर का कीटाणु मुक्त कैसे करें? दस्ताने और मास्क पहनकर साबुन और गर्म पानी से धोएं तथा 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन को सूती कपड़े में लें और साफ करें। राहत सामग्री का वितरण करते समय ध्यान दें, भंडारण और रिकॉर्ड का लेखा जोखा अलग अलग कैसे करना, वितरण व्यवस्था समझना, जरूरतमंद तक पहुंचना, विवेकशील वितरण। यदि आपको बुखार, सूखी खांसी, सांस फूलना आदि जैसे लक्षण विकसित होते हैं तो इसे आप अपने ANO, PI स्टाफ और कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करने में संकोच ना करें। कतार और ट्रैफिक प्रबंधन। जब भी आप काम के लिए जा रहे हों, दस्ताने और मास्क पहनें। जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भी मास्क लगवाएं, अगर मास्क नहीं है तो अंगोछा लगवाएं। आपके ANO, PI स्टाफ, CO द्वारा आपका क्षेत्र सेवा क्षेत्र निर्धारित होगा। वितरण के लिए छोटे छोटे समूहों में भेजा जाएगा। दुकान, बैंक आदि छोटे विक्रेता, दुकान का समय निर्धारित हो। दुकानदार और उसके साथी भी दस्ताने और मास्क पहने तथा लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी बनाते हुए लोगों को सामान दें। केवल एक कतार लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी बनाते हुए लोगों को जमीन पर गोलाकार रिंग बनाकर खड़ा कराया जाए, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया। किसी भी तरह से भीड़ उकसे नहीं। दुकानदार कीटाणु मुक्त के बाद ही मेज का प्रयोग करें तथा बंद करते समय भी मेज को कीटाणु मुक्त करें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि भीड़ वाले इलाके, जब भी आप काम शुरू करते हैं और काम खत्म करते हैं तो काउंटर कीटाणु मुक्त करवाएं। यदि आवश्यक हो तो 2 से 3 कतारें भी बनाई जा सकती हैं। कतारों के बीच में भी 1 से 2 मीटर की दूरी बनाएं। रोड ट्रैफिक प्रबंधन। ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें तथा उनके दिशा निर्देशों का पालन करवाएं। डाटा का प्रबंधन। भंडारण और रिकॉर्ड का लेखा जोखा रखें। वितरित मटेरियल और बाकी बचे बक्सों को सूचीबद्ध करें। हेल्पलाइन पर कोई भी आपके पास कॉल करे, आप सभी का विवरण रखें तथा बाद में अपने संबंधित अधिकारी को सूचित करें। हेल्पलाइन प्रबंधन। सम्मानजनक, विनम्र और सशक्त बने और स्थानीय भाषा का उपयोग करें। सवाल और चिंता को ध्यान से सुनें, प्रश्न का उत्तर दें और सही जानकारी प्रदान करें। आपके पास हर सवाल का जवाब नहीं है। कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ अभी भी अज्ञात है और यह स्वीकार करने में ठीक है। रोगी से सटीक जानकारी इकट्ठा करें, जैसे कि नाम, पता, फोन नंबर, उम्र, यात्रा इतिहास और लक्षणों की सूची। किसी भी अन्य बीमारी जैसे मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप आदि का साथ में होना। डाटा जैसे कि रोगी से सटीक जानकारी, सवाल आदि को लिखें। मरीजों को जानकारी देनी पड़ सकती है कि वह किस अस्पताल में जाएं, जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने अपने जिले से मिलेंगे। कई उपचार YouTube, WhatsApp और अन्य सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। केवल चिकित्सक की सलाह द्वारा ही उपयोग करें। यूपी में प्रयोगशाला के परीक्षण केंद्र जैसे कि लखनऊ में KGMU, SGPGI, RML, कमांड हॉस्पिटल, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
कानपुर में कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, मेरठ में मेरठ मेडिकल कॉलेज, झांसी में झांसी मेडिकल कॉलेज, आगरा में आगरा मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद में इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज। आने वाले समय में प्रत्येक जिले में एक प्रयोगशाला बनाने की योजना है। सैंपल कलेक्शन प्रत्येक जिले में सीएमओ द्वारा किया जाता है। यह तथ्यात्मक जानकारी बदल सकती है, कृपया अपने अधिकारी प्रभारी के साथ स्वयं को अपडेट रखें। उत्तर प्रदेश का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी 1800-180-5145 और 05222616-482। ईमेल आईडी idspUP@gmail.com। भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी 011-239-78046 और 1075। ईमेल आईडी ncov2019@gov.in। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर सकते हैं। माई गम सोशल हब जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक पेज, समाचार डेस्क, टेलीग्राम। कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप नागरिकों को यह बताएगा कि आप जोखिम में हैं या नहीं। यह ऐप कोविड-19 संक्रमण के प्रसार, जोखिम, बचाव, उपचार के लिए लोगों तक सही और सटीक जानकारी देने का काम कर रहा है। यह रोग से स्वयं तथा अन्य लोगों को भी बचने में अत्यंत सहायक है। यह ऐप सभी व्यक्तियों द्वारा डाउनलोड किया जाना है। ऐप को डाउनलोड कैसे करें? प्ले स्टोर पर जाके आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, फिर उसके बाद भाषा को चूज़ किए और आगे करते रहें। उसके बाद रजिस्टर करें, सेवा और गोपनीयता की शर्तों को सहमत करें। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, OTP को डालें। उसके बाद पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा और पूछा जाएगा 30 दिनों में आपने कहाँ भ्रमण किया है। अगर नहीं किया है तो नहीं डालें। वॉलंटियर बनने के लिए आपसे सहमति मांगी जाएगी, बनना चाहें या ना बनना चाहें। पूछा जाएगा कि क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपसे एक एक करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या इनमें से कोई लक्षण महसूस कर रहे हैं? कभी कोई रोग हुआ है? 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो उसमें अपने हिसाब से उस पर क्लिक करें। कौन सा विकल्प लागू है वो भी आप अपने करें। आपको कितना जोखिम है आपको ऐप द्वारा बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये आप सेफ हैं या आपको बीमारी से संक्रमण है, इसके बारे में यह आपको बता देगा। और आपको एक पेज पर ले जाएगा जिसमें कि आपसे कहा जाएगा मेंटेन सोशल डिस्टेंस, टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, चेक ऐप रेगुलरली और हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि नमस्ते करना बजाय हाथ मिलाने के, सोशल गैदरिंग में ना जाने के लिए और कम से कम 1 मीटर और 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कोविड-19 के मॉड्यूल 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी है। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में साइकेट्री विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस मॉड्यूल 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम क्या सीखने वाले हैं इसमें। इस मॉड्यूल 4 में हम लोग मुख्यतः भावनात्मक और व्यावहारिक प्रबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग एक कोविड-19 जैसी बीमारी में भावनात्मक और व्यावहारिक प्रबंधन के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं ये जरूरी क्यों है, क्यों हम लोग भावनात्मक और व्यावहारिक यानी कि इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा कि कोविड-19 के कुछ जरूरी पहलू इस ट्रेनिंग में आपने समझा होगा कि अभी तक बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं इस रोग के संबंध में कि क्या हमको खुद या फिर हमारे परिवार के किसी सदस्य को इस रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना है। हम में से कोई इस बारे में कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकता। क्या इसका कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध हो पाएगा?
इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। वैक्सीन बनाने की बहुत सारी तरीके की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये वैक्सीन बन पाएगी और सफलतापूर्वक मार्केट में आके लोगों की मदद कर पाएगी, इसके बारे में भी जानकारियां नहीं है हमको। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है बहुत व्यापक प्रभाव डाल रही है हमारी पूरी इस विश्व की परिस्थितियों पर, कि हमारे स्वास्थ्य को ऑब्वियसली फर्क डाल रही है। साथ में इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक बहुत व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। आप देख रहे हैं कि बिजनेस बंद है, पैसे का लेन देन, आवागमन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में बाधाएं पड़ रही हैं। हमारी सामाजिक संरचनाओं पर भी, कि लोग किस तरीके से आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, उस पर भी बहुत फर्क पड़ा है। और भी कई तरीके के वैश्विक प्रभाव इस बीमारी से पड़ रहे हैं। और इस बीमारी के कंट्रोल के लिए आज तक के लिए इतिहास में सबसे ज़्यादा अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने में से पहले कभी भी रियल लाइफ में किसी ने लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों को व्यापक रूप में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। शायद हमारे पेरेंट्स ने भी कभी ऐसा नहीं सुना। तो पूरी दुनिया इस समय लगभग लॉकडाउन में है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप कर रहे हैं हम लोग। हमारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, व्यापार की गतिविधियां बंद हैं, यहाँ तक कि धार्मिक गतिविधियां, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब बंद है। तो इतने व्यापक रूप से ये बीमारी हमारी सामाजिक परिस्थितियों को असर डाल रही है, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर एक तरीके का भावनात्मक और व्यावहारिक फर्क भी डाल रही है। तो इन भावनात्मक और व्यावहारिक चीज़ों को हम लोग कैसे समझें और कैसे अपने आप की खुद, अपने आसपास के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से मदद कर पाएं, उसके बारे में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। आप एक बात और भी महसूस कर रहे होंगे कि ये कोविड-19 की परिस्थिति अलग अलग लोगों में अलग अलग फर्क डाल रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि दिल्ली में कोरोना के एक मरीज ने हॉस्पिटल में कूद कर आत्महत्या कर ली। हालांकि बाद में उसकी रिपोर्ट कोरोना के लिए निगेटिव आई। इसका क्या मतलब है कि वो व्यक्ति इतना गंभीर रूप से भयभीत हो गया कोरोना जैसी बीमारी से कि जब उसे लगा कि उसे कोरोना हो सकता है तो वो डर कर आत्महत्या का प्रयास करने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा भावनात्मक और व्यावहारिक असर डाल रही है लोगों पर। फिर आपने बहुत सारी तरीके की न्यूज़ रिपोर्ट्स व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के तरीकों में देखा होगा कि सरकार हमारी बहुत गहरे तरीके से कोशिश कर रही है कि लोग लॉकडाउन में रहें, घर से बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे और बिना वजह सड़कों पर घूम रहे हैं या बिना किसी काम के बाहर निकल रहे हैं। और सरकार को, पुलिस को और अन्य तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है कि लॉकडाउन का सही ढंग से इस्तेमाल हो। तो ये दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये भी भावनात्मक और व्यावहारिक चीज़ों से ही जुड़ी परिस्थिति है। फिर आपने कुछ और ये जो दो पिक्चरें हैं उनसे संबंधित बातें देखी होंगी कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, दिल्ली और मुंबई से वो कई 100 किलोमीटर्स की यात्रा पैदल करते हुए अपने गांव की तरफ निकल लिए। तो ये भी डर का और भय का हावी होना ही है। और व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे लोग, जो लोग अकेले घरों में रह रहे हैं, वो बहुत चिंतित हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, या उनके शरीर में और माइंड में तरह तरह की मुश्किलें आ रही हैं। तो ये इसके व्यावहारिक और इमोशनल फर्क हैं जो कि इस बीमारी के जरिए हमको जाहिर हो रहे हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा दो कहानियों के माध्यम से आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों से हम लोग दो चार हो रहे हैं और जो कि समझना आपके लिए जरूरी है ताकि आप इन परिस्थितियों में बेहतर मदद कर सके। तो सबसे पहली कहानी है कुकू नामक एक नौजवान की। वो एक 22 साल का लड़का है। वो लॉकडाउन के समय भी अनावश्यक सड़क पर घूमता रहा, दोस्तों से मिलता रहा। उसके परिवार वाले उसको मना करते थे, फिर भी वो घर पर नहीं रुकता था। हालांकि उसके परिवार के अन्य सभी लोग सारे नियमों का पालन करते रहे, यानी कि लॉकडाउन में घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग करी, हाथ लगातार बार बार जैसे धोने को कहा जा रहा है जब घर से बाहर निकलते हैं, वो सब चीजें उन्होंने पालन करी। एक दिन कुकू के दादा को बुखार आने लगा और उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बाद में
टेस्ट करने पर यह पता चला कि कुकू के दादा को कोविड-19 की बीमारी है। उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। अब उनके परिवार में कुकू ही एकमात्र सदस्य था जो कि सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। हालांकि कुकू को खुद से बीमारी के किसी तरीके के कोई सिम्टम नहीं आए। तो आपने देखा कि ये बीमारी ऐसी है कि बहुत बार नवयुवकों में पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है और उससे दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए हमारा व्यवहार केवल हम पर ही असर नहीं डाल रहा, हमारे आसपास के सारे लोगों, परिवार के सदस्यों और समाज की और लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारियां इस समय थोड़ी ज्यादा हो जाए। अब कहानी नंबर 2, ये एक राघव नामक लड़के की है। वो एक 20 साल का लड़का है। वो सरकार की दी हुई सारी जानकारियों का पालन कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान वो अधिकांशतः घर पर ही रहता है। जब बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो उसने अपने पास की एनजीओ के साथ मिलकर राहत सामग्री के वितरण करने में मदद भी की। उसके पड़ोस में एक वृद्ध दंपत्ति रहते हैं जो जरूरी सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उनके जरूरी सामान को लेने के लिए भी वो कभी कभार बाहर निकला। लेकिन अगर वो बाहर भी निकला तो उस दौरान उसने सभी नियमों जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, बार बार हाथ धोना आदि का पालन किया। इस तरीके से उसने समाज और परिवार के लिए बहुत उपयोगी और परिपक्व भूमिका निभाई और सरकार के दिए हुए नियमों का ठीक ढंग से पालन भी किया। अपने पास पड़ोस और परिवार के लिए प्रभावी भूमिका भी निभाई और खुद भी इन्फेक्शन से बचा रहा और आगे भी इन्फेक्शन को फैलाने में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस तरीके से हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार केवल हम ही को प्रभावित नहीं कर रही है, बहुत सारे तरह की परिस्थितियों को प्रभावित कर रही है। अब आप ये देखिए कि कोविड-19 जो है बहुत सारे तरीके के मानसिक असर हमारे समाज में डाल रहा है। हम लोग इस तरह की परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उदासी से ग्रस्त हो जा रहे हैं, कुछ लोग तनावग्रस्त हो जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं या उनके मन में आशंकाएं, डर, भय और बहुत सारी तरीके के नकारात्मक इमोशंस हावी हो रहे हैं। तो ये जो इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, इनको हम कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, कैसे इनको काबू पा सकते हैं और कैसे अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी और बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रबंधन की परिस्थिति में। हालांकि मुझे पता है आप लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख सकता है, अपने व्यवहार का सही ढंग से प्रबंधन सीख सकता है। अगर आपको कुछ मूलभूत जानकारियां हो तो आप न केवल खुद की मदद कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार की, पड़ोसियों की, मित्रों को भी सही सलाह और जानकारी दे सकते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर जरूरत हुई तो आपको टीम के साथ में समाज में निकलना होगा जिससे कि आप लोग हमारे देश को मदद कर सकें इस कोविड-19 बीमारी की परिस्थिति में। तो टीम में काम करने के लिए क्या भावनात्मक और व्यवहारिक प्रबंधन की आवश्यकता है। और जनसाधारण, जब आप अनजान लोगों से मिल रहे हैं जिनकी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो कोई ऐसी परिस्थिति दिखाते हैं जहां पर भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं हैं, तो उनकी क्या मदद कर सकते हैं आप, इनके बारे में हम लोग संक्षेप में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोविड-19 के समय भावनाओं पर नियंत्रण के सबसे मूलभूत और सबसे सामान्य तरीके क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि न्यूज़ या खबरें हमारे को सही जानकारी देने के लिए और सही तरीके से तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। वो हमको जागरूक रखने में मदद करती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हमेशा न्यूज़ देखते रहना हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होता। इसमें हम ये पाते हैं कि जो लोग लगातार न्यूज़ देखते रहते हैं वो कई बार जरूरत से ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरत से ज़्यादा न्यूज़ देखते रहना कोई समझदारी की बात नहीं है। फिर ये बात है कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस परिस्थिति में सारी चीज़ें हम में से किसी के नियंत्रण में नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्फेक्शन कितना फैलेगा, कितने लोगों को प्रभावित करेगा, इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, समाज में और किस तरह के बदलाव आएंगे। इन चीज़ों पर हम में से कोई व्यक्ति अकेले
इनको नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसलिए इन सब बातों की ज़्यादा चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, ना हम अपने आप को मदद कर पाएंगे ना किसी और को मदद कर पाएंगे। इस बीमारी को कंट्रोल करने का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है कि हमको एक दूसरे से दूर रहना है, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है ज़्यादातर परिस्थितियों में। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि ये चीज़ शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखने के लिए है। सामाजिक रूप से मैं आप सभी को राय दूंगा कि आप एक दूसरे से जुड़े रहें, बात करते रहें, एक दूसरे को सहारा देते रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम की और सहयोग की भावनाएं बनाए रखें। तो इस तरीके से हम अपने तनाव को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाने में हमें मदद मिलती है। इस पूरे समय के दौरान हमें अपने शरीर और मन का ख्याल रखना है ताकि हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएं। हम अपनी भावनाओं को ज़्यादा बेहतर ढंग से कैसे समझकर नियंत्रित कर सकते हैं? तो जैसे हमने कहा कि बहुत सारी अनिश्चितताएं चल रही हैं हमारे समाज में, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं इस समय संभव है। कुछ डर, भय, चिंता हम में से सभी के मन में कभी न कभी हावी हो सकती है, लेकिन जरूरी बात यह है कि इस डर, भय को हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। कई बार ये थोड़ा सा डर, भय हमें समझदारी और सही कदम उठाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो इस बात को हमको स्वीकार करना है और इस डर, भय को जरूरत से ज़्यादा अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि फियर को अगर हम लोग एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, तो अगर हम लोग सभी परिस्थितियों का सही ढंग से सामना करते हैं तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस परिस्थिति में खुद को तैयार करने के तरीके क्या हैं? एक तो कि हम अपनी ज्ञान और क्षमताओं में वृद्धि करें। जैसे कोविड-19 का सामना अगर हम लोग करने वाले हैं तो उसके बारे में केवल सही जानकारियां जुटाएं और समझदारी से अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि अगर आपको कोविड-19 के लिए समाज में काम करना पड़ा एनसीसी कैडेट के रूप में, तो उसमें किन किन क्षमताओं की ज़रूरत है, जिसकी ट्रेनिंग आपने अगले 3 मॉड्यूल्स में ली है। साथ में वैचारिक और भावनात्मक तैयारी कि विचार आपके सकारात्मक रहें और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। लॉकडाउन के दौरान मनोबल बनाए रखना, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए एक मुश्किल परिस्थिति हो रही है कि जब वो बहुत दिनों से घर में बंद हैं और बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग काफ़ी मानसिक तौर पर परेशान हो जा रहे हैं। तो इस समय मनोबल बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका ये है कि सबसे पहली बात तो कि अपने आप को इस बात के लिए याद दिलाते रहना है कि हम सब इसमें एक साथ हैं, ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है। और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन एक सबसे प्रभावी तरीका है। हम सब लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है। ऐसा सोचने से व्यक्ति को अपना साहस बनाए रखने में मदद मिलती है। फिर हम सबको खुद को उत्साहित रखना है और आवश्यक स्किल्स या कौशल के लिए हमको नए नए तरीके खोजने हैं। ठीक है, हम सभी लोग कुछ न कुछ चीज़ों में पारंगत होना चाहते हैं, तो ये एक बहुत कीमती समय है जब आपको मौका मिल रहा है कि जिन चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। फिर एक बात यह है कि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बोरियत का एक बहुत अच्छा इलाज है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई पेंटिंग बना सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, कोई खाने की बनाने की चीज़ें सीख सकते हैं या कुछ भी चीज़ नए तरीके से करना सीख सकते हैं, तो ये बोरियत खत्म करने का बहुत अच्छा इलाज है और साथ में आपके शरीर को और मन को एक पॉजिटिव रूप से उत्साहित करती है। अन्य जो शौक हैं आप उसके लिए बहुत अच्छा समय है और उस समय का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर कौशल विकास के लिए इस समय अच्छी बात है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप इस समय बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग के तरीके हैं, जैसे कंप्यूटर के या मोबाइल के जरिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और जिन चीज़ों के बारे में अपनी कौशल या पारंगतता बढ़ाना चाहते हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के अगर कुछ एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर की कुछ स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कई तरीके के आपको उससे रिलेटेड
इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट्स मिल जाएंगी। या फिर आप जानना, अगर हिस्ट्री में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं या ज्योग्राफी में अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कि ज़्यादातर परिस्थितियों में मुफ्त भी होती है, सही क्वालिटी की आपको मिल सकती है। किसी विशेष विषय की विशेषज्ञता को भी सुधार करने के और सारे तरीके हैं। इसी तरीके से कुछ बहुत प्रेरक और जानकारी देने वाले स्रोत भी इस समय इंटरनेट पे मौजूद हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि टेड टॉक, जो कि वैज्ञानिक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को सोसाइटी में फैलाती है। खान एकेडमी, ये एक एकेडमी है जो ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ पर आप बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए प्रेरक और जानकारी देने वाली जानकारियाँ हासिल कर सकें। फिर जो लोग जरूरत से ज़्यादा चिंतित हो जा रहे हैं, वो अपनी चिंता को कैसे नियंत्रित करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। काफ़ी लोग लगातार चिंता कर रहे हैं, नकारात्मक सोच रख रहे हैं, हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि जो मेरे मन में बात आ रही है सबसे खराब चीज़ ही होगी। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहली बात तो एक चीज़ हम लोग जिसको कहते हैं कि वरी टाइम, चिंता को अंग्रेजी में वरी कहते हैं। तो अगर आप एक समय निर्धारित कर लेते हैं कि अगर मेरे मन में चिंताएं आएंगी तो मैं केवल इसी समय, सुबह 9 से 10 के बीच में, या शाम को 5 से 6 के बीच में, या दोपहर से 12 से 1 के बीच में चिंताओं के बारे में केवल मैं उसी समय सोचूंगा। तो इससे होगा क्या कि आपके मन में लगातार जो एक ही बात बार बार घूमती रहती है, उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आपके दिन के किसी और समय आपके मन में चिंता की बात आ रही है, तो आप अपने आप को कहेंगे कि मैं ये बात केवल अपने वरी टाइम में सोचूंगा। फिर वरी टाइम में आपको करना क्या है कि जो भी आपके मन में चिंताएं हैं उनको आप लिखें। लिखने से आप अपनी चिंताओं को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अब आप देखें कि जिन बातों की आप चिंता कर रहे हैं वो आपके नियंत्रण में है या नहीं। अगर आपके नियंत्रण में है तो आप देखें कि उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। उससे उस परिस्थिति से डील करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास है वो आप करने की कोशिश करें। और अगर आपकी चिंताएं आपके नियंत्रण में नहीं है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी राय होगी कि उन चीज़ों के बारे में सोचने से आप अपनी या किसी और की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी हमको अनिश्चितताएं स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आगे हमारी इकोनॉमी पर, हमारे परिवार पर इस बीमारी का, इस परिस्थिति का क्या फर्क पड़ेगा हमें नहीं पता। तो ठीक है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अगर चिंता लगातार चलती ही चली आ रही है, उस समय अगर हम किसी अन्य काम में मन लगाएं, कुछ शारीरिक श्रम करने लगें, किसी से बात करने लगें, ध्यान या रिलैक्सेशन की कुछ अन्य तकनीकें होती हैं, इन चीज़ों पे अपना समय लगाएं, तो चिंता का जो चक्र होता है कि लगातार जो चिंता एक के बाद दूसरी चिंता चलती रहती है, उसको नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत फेमस कोट है कि प्रतिकूलता व्यक्ति का स्वयं से परिचय कराती है। तो जिस इंसान ने जिंदगी में मुश्किल समय का सामना हिम्मत से किया है, वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाता है। ये इस कोट का सार है और मुझे लगता है इस परिस्थिति में ये एक बहुत समसामयिक और रेलिवेंट बात है। कोविड-19 की ट्रेनिंग के दौरान एक पहलू है कि आपको टीम में काम करने की उम्मीद करी जाती है कि आप एनसीसी कैडेट के तरीके से एक टीम में काम करेंगे। तो टीम वर्क में भावनाओं और व्यवहार को कैसे नियंत्रित रखना है, इसकी एक बात है कि ये समझिए कि केवल इन्फेक्शन ही नहीं फैलता एक से दूसरे में, हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो व्यवहार होते हैं, वो भी एक दूसरे से बड़ी तेजी से फैलते हैं। अगर टीम में कोई एक व्यक्ति लगातार निराशा की बातें करता है, नकारात्मक बातें करता है, सबकी आलोचना करता है, हमेशा गुस्सा या बुरा व्यवहार करता है, तो
कई लोग टीम के उस व्यवहार से प्रभावित होने लग जाते हैं और उस तरह की चीजें करने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे राय है कि जब भी आप किसी टीम में काम करें तो दूसरे लोगों में आशा का, उत्साह का, सकारात्मकता का संचार करें। ये केवल टीम को फर्क नहीं डालेगा, इससे आपकी भी आशा, उत्साह और सकारात्मकता में आमूल चूल बदलाव आएगा। और ये समझना कि हमें इस परिस्थिति में बहुत ही साहस के साथ और निस्वार्थ भावना के साथ काम करना है। जब हम इस मनोस्थिति के साथ में काम करेंगे तो हम अपना बेस्ट दे पाएंगे और उस टीम में ज्यादा बेहतर ढंग से मदद कर पाएंगे। फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आनंद लें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम टीम में आपको दिया जा रहा है उसको अगर आप एंजॉय करके, आनंद करके करते हैं तो वो काम एक खेल बन जाता है। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो कोविड-19 के दौरान आप वॉलंटियरिंग करने वाले हैं, ये आपके जीवन का एक बहुत अनोखा अवसर होने वाला है। शायद आपके जीवन के सीखने का एक बड़ा अवसर। तो इस बात के लिए आप समाज की, एनसीसी की और अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता और आभार का अनुभव करें। तो आप पाएंगे कि ये काम एक बहुत मीनिंगफुल एक्टिविटी की तरह से आपके जीवन में बना रहेगा। इन सब परिस्थितियों के बावजूद कई बार डर हम सब में हावी हो जाता है कुछ देर के लिए। वो कोविड-19 के परिस्थिति के बारे में बात करें तो वो डर इन्फेक्शन होने का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन कहीं मेरा परिवार तो इससे प्रभावित नहीं हो जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में मुझे कहना यह है कि अगर आप समझदारी भरे तरीकों से सुरक्षा के तरीकों का नियमित इस्तेमाल करते हैं और उचित इस्तेमाल करते हैं तो आपके या आपके परिवार के इससे प्रभावित होने का खतरा लगभग नगण्य है। बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज इस बीमारी की परिस्थिति में सीधे पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। वो भी अपने आप को सुरक्षा के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बचाए रखते हैं। आपको उम्मीद ये है कि कभी भी डायरेक्ट पेशेंट्स के सामने एक्सपोजर की परिस्थिति या तो नहीं आएगी या फिर बहुत सारी उसके साथ सुरक्षा के तरीकों के साथ में आएगी। इसलिए टीम में हमेशा स्वयं को और टीम को शांत और तनाव रहित माहौल में काम करने का वातावरण बनाने की हमें कोशिश करनी है। अगर फिर भी हमारे ऊपर डर या तनाव हावी होता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कुछ समय आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर कहीं शांत बैठ जाएं और फिर अपने मन को, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। ठीक है, आप इस दौरान अपने डर के बारे में या अपनी आशंका और चिंता के बारे में किसी समझदार व्यक्ति से थोड़ी बात भी कर सकते हैं। जब भी हम अपने डर के बारे में बात करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि कई बार हम जरूरत से ज्यादा उस परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस परिस्थिति में काम करने का कि आपको अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखना है। वैसे इंसान को हर समय अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप सेहत का भरपूर ध्यान रखेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और आप किसी भी बीमारी का डट कर मुकाबला कर पाएंगे। तो सेहत का ध्यान रखने के बहुत सिंपल से तरीके हैं कि आपको अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद। पर्याप्त उचित भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन जिसमें फल हो, सब्जियां हो, अंकुरित अनाज हो और ताकत की चीजें हो। बाहर के बने हुए फूड अच्छी बात है कि इस समय वैसे भी अवेलेबल नहीं है, उन चीजों का कम से कम सेवन करना चाहिए। नशीले पदार्थों से दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि कई बार बच्चे या नवयुवक तनाव को खत्म करने के लिए अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखकर कुछ नशीली चीजों का सेवन करने के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे कभी भी तनाव कम नहीं होता और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, फिर अगर आप अपने साथियों, ऑफिसर्स और सपोर्ट स्टाफ के लोगों से मित्रता और सहयोग भरा व्यवहार बनाए रखेंगे तो ये भी आपके आंतरिक मन की परिस्थिति को बेहतर बनाए रखने में बहुत मदद करता है और आप बहुत खुशी से, हिम्मत से, साहस से अपने काम को कर पाएंगे और जिस के लिए बाहर निकले उस चीज को पूरी तरीके से सफलता से उस काम को सफल बना पाएंगे। अब एक परिस्थिति है
जैसे आप सभी ने फर्स्ट एड का नाम सुना होगा कि अगर हमको कोई शरीर में चोट लग जाती है, जल जाता है, छोटी मोटी और किसी तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो स्वास्थ्य में फर्स्ट एड किया जाता है डॉक्टर को ले आने से पहले। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य में भी एक प्राथमिक उपचार या प्राथमिक सहायता दी जा सकती है, जिसको मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत साधारण से स्टेप्स हैं और हम में से सभी लोग जो डॉक्टर नहीं है या जिन्होंने किसी भी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं ली है, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति की मानसिक तौर पर मदद कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार की जरूरत है? जब भी कोई किसी गंभीर मानसिक और भावनात्मक संकट से गुजर रहे हो लोग, तो उनके विचारों, व्यवहारों और भावनाओं में मुश्किल आ सकती है। तो आप उनके संकट की पहचान करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किन लोगों को इस उपचार की जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी इमोशनल हो जा रहा है, वो अवसाद यानी कि उदासी महसूस कर रहा है, चिंतित रह रहा है, बहुत अकेला अलग थलग रह रहा है, आक्रामक हो जा रहा है या बात बात पर चिढ़ जा रहा है, खुद को दोष दे रहा है, अपराध बोध मतलब अपनी गलतियां ढूंढ रहा है जरूरत से ज्यादा, बहुत निराश है या लाचारी का प्रदर्शन कर रहा है, तो अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो उसको प्राथमिक उपचार मानसिक स्वास्थ्य का दिया जा सकता है। तो संक्षेप में अगर हम कहें कि प्राथमिक उपचार की क्या जरूरतें परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें क्या हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं, कि उसको सुरक्षित सोने की जगह है, खाने की चीजें मिल रही हैं, कपड़े हैं उसके पास, दवाइयां हैं जरूरत भर की, या अन्य जो मूलभूत जरूरतें हैं वो उसकी पूरी हो रही हैं। हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए अगर हम उसकी मदद करना चाहते हैं। फिर एक बहुत प्रभावी तरीका है इसमें सुनना, कि अगर हम उस व्यक्ति की बात केवल सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या मुश्किल है, बिना कुछ कहे भी, तो भी ये सुन जब हम किसी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं तो ये बहुत मदद कर सकता है उस व्यक्ति को। कुछ हद तक उसको हम आश्वासन दे सकते हैं कि जो आपकी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादातर मुश्किलें और परेशानियां क्षणिक होती हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय तक चलने वाली होती हैं और उसमें सुधार हो जाता है। तो हम उसको आश्वासन दे सकते हैं कि समय के साथ इन चीज़ों में बेहतरी हो जाएगी। और जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसको आश्वासन देते हैं, तो वो हमारे साथ एक सकारात्मक जुड़ाव महसूस करता है। हम इस बात को एक्टिवली कोशिश कर सकते हैं कि वो हमसे जुड़ाव महसूस करें, हम उससे जुड़ाव महसूस करें। तो जब किसी व्यक्ति को लगता है कि आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उससे उस पर अच्छा फर्क पड़ता है। फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान जो हमारे हाथ में है, जितनी मदद हम उसकी उस परिस्थिति में कर सकते हैं कि अगर वो सुरक्षित स्थान पर रहे, सुरक्षा के लिए उसको पर्याप्त मदद मिल सके, और उसमें एक आशा का संचार करना कि जो भी मुश्किल है उसके लिए रास्ता है, वो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ये मूलभूत स्टेप्स हैं प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए, जो अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करे तो उस व्यक्ति की मदद कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों को एक बार फिर से दोहराएंगे कि अगर आप किसी प्रियजन को, मित्र को या फिर जनसाधारण को जिनके साथ काम कर रहे हैं, अगर भावनात्मक उथल पुथल से गुजरते हुए देखते हैं, तो आप उन्हें सहानुभूति देने के साथ उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो करना क्या है कि उनके विचारों को सुने, लेकिन इसके लिए उन्हें दोष न दें। इसका क्या मतलब है कि हम ये नहीं कह रहे कि भाई तुम गलत सोच रहे हो, तुम जो है इस गलती के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार मानते हो वो जिम्मेदार नहीं है। तो कई बार केवल सुनना बिना उन्हें दोष दिए हुए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी चीज़ होती है। उनकी भावनाओं को समझने का कोशिश करना कि अगर वो किसी बात पे नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो उनकी वो इमोशंस किस चीज़ों को लेकर पैदा हो रहे हैं, अगर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से उनको मदद कर पाते हैं। बहुत बार देखिए ये जरूरी है बात कि बहुत बार लोगों को खुद समाधान की जरूरत नहीं होती है। हम लोग जब बात करते हैं तो लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी निकाल पाते हैं।
तो हमें समाधान देने की कोशिश नहीं करनी है। हम जब बात करते हैं तो वो लोग खुद ही उससे बात के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, और हम पता लगाएं कि क्या उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम है तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि अपने सपोर्ट सिस्टम मतलब कि उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र, उनके साथ में काम करने वाले लोग जो उनको मदद कर सकते हैं, उनसे संपर्क साधें। और अगर आपको लगता है फिर भी कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का विचार कर रहा है, या बहुत ज़्यादा नशे की लत में है, या भावनात्मक और व्यावहारिक संबंधी मुद्दों पर बहुत ज़्यादा दुर्बलता मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी का अनुभव कर रहा है भावनात्मक और व्यावहारिक स्तर पर, तो आप उन्हें स्वास्थ्य विशेषज्ञ या डॉक्टर, नर्स से बात करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि उनको सही मदद मिल सके। इस कोविड-19 की पूरी परिस्थिति के दौरान मेरी आपसे राय ये है कि मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपसे ना हो। झूठे वादे ना करें, किसी को झूठे वादे ना करें कि जो मदद आप नहीं दे सकते, जो ज़रूरत आप पूरी नहीं कर सकते, आप ये ना कहें कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अपने कौशल को बढ़ चढ़ कर ना बताएं। जितनी क्षमताएं, जितनी योग्यताएं आपके हैं इस परिस्थिति में काम करने की, केवल उतनी ही चीज़ों की जानकारी आप दूसरे लोगों को दें। जबरदस्ती किसी की समस्या में दखल देना या उनको बात करने के लिए मजबूर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जो लोग बात नहीं करना चाहते, शांत रहना चाहते हैं, तो वो अपने आप को खुद शांत करके बेहतर कर सकते हैं। तो जबरदस्ती किसी को हम बात करने के लिए या उनकी समस्या को सुलझाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करेंगे ऐसी परिस्थिति में कि उसने ये कमी करी, ये उसे इस तरीके से करना चाहिए था। तो आप जो बेहतर कर सकते हैं आप करिए, किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना मत करिए, क्योंकि इस हड़बड़ाहट की, जल्दबाजी की परिस्थितियों में कई बार हम में से सभी के साथ गलती हो सकती है। और किसी दूसरे से व्यक्ति की कहानी शेयर न करिए। अगर किसी ने आपको अपनी बात बताई, अपनी मुश्किल बताई है, तो उसकी बिना जानकारी या सहमति के उसकी कहानी को, उसकी मुश्किलों को दूसरे लोगों से शेयर नहीं करना। ये एक महत्वपूर्ण बात है जब आप किसी की व्यावहारिक और इमोशनल परिस्थिति को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग अपनी स्लाइड में अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, आप में से सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति को साउथ अफ्रीका में एक चलती ट्रेन से अपने सामान के साथ बाहर निकाल दिया गया। उस व्यक्ति ने उस जीवन की घटना को अपने जीवन के बदलने का एक ऊर्जा का स्रोत बना लिया। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने अपनी ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना को अपनी कमजोरी, अपना गुस्सा, अपनी हताशा का कारण नहीं बनाया, बल्कि महात्मा गांधी ने उस घटना को अपने जीवन की एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। तो कई बार प्रतिकूलताएं व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी सच्ची परीक्षाएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आप इस प्रतिकूलता की परिस्थिति में साहस के साथ देश, समाज के काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये आपके जीवन के लिए भी एक बहुत सार्थक और समझदारी भरी परिस्थिति होने वाली है। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हम सब इस परिस्थिति में, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं, और हम सब मिलकर इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, और जरूर हम इस बीमारी को अपने देश से, अपने समाज से बाहर निकालेंगे और अपने लोगों की ज़्यादा बेहतर से बेहतर मदद करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। ये चारों मॉड्यूल्स देखने के बाद हमें अपेक्षा है कि आपका ज्ञान भी बढ़ा होगा, और एक ये पुख्ता जानकारी एक मेडिकल टीम के द्वारा दी जा रही है, तो इसमें भ्रांतियां नहीं हैं। इसमें जो चीज़ प्रूवन है अभी तक की वही दी गई हैं। हाँ, ये आवश्यक है कि चूंकि हम इस बीमारी के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हो सकता है समय के साथ कुछ चीज़ों में परिवर्तन आता रहे। हमारा उम्मीद ये है कि ये जो जानकारी दी गई है आप लोग के लिए उपयोगी होगी, और आप लोग के लिए नहीं, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको भी आप बताएंगे इसके बारे में, उनकी भ्रांतियां दूर करेंगे, और हो सकता है सरकार आपको भी इस मुहिम में, इस लड़ाई में शामिल करे,
और शामिल ऐसा नहीं है कि मरीजों का इलाज करने में करेगी, शामिल इस तरह से कर सकती है कि स्कूल कॉलेजेस में क्वारंटीन सेंटर्स बनाएं जहां पे लोगों को क्वारंटीन किया जाए, उन सेंटर्स को मैनेज करने में, उन सेंटर्स में रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने में आपका सहयोग ले और आपके अधीनस्थ जो लोग हैं आपके सुपरविजन में, आपकी देख रेख में काम करें। हमें भी बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग के साथ इस मुहिम में जुड़ने में और आप लोग के लिए ये मॉड्यूल प्रस्तुत करने में, और जितना हमें अच्छा लग रहा है इसके बारे में हमें उम्मीद है कि शायद आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।